हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से कमारो, कैसा है तुम्हें? के हाल चाल के मुनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, यूनिवर्सल प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस फिनिश किया। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, अगर रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट इन्वॉल्व है तो हमने फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोला, और अगर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर यूज हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन, तो हमने उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोला। रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो टाइप का, एक इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन और दूसरा इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, इधर इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में हमने बातें बताई थी। हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में 10 स्टेप्स का एक प्रोसेस समझा, ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम ईएमपी, इम्बोडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे बोला था। फर्स्ट 5 स्टेप ग्लाइकोलिटिक एक्टिवेशन या ग्लूकोज एक्टिवेशन या एक्टिवेशन फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज बोला। लास्ट के 5 स्टेप्स को हमने ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी एक्सट्रैक्शन, पे ऑफ, एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी कंजर्विंग फेज बोला। थोड़ा ग्लाइकोलिसिस को एक बार आपके सामने वर्बली रखते हुए मैं कुछ कनेक्ट करना चाहता हूं, कुछ याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, स्प्लिट हुआ पीजीएल और डीएचएपी में, डीएचएपी आइसोमराइज हुआ पीजीएल में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल बाद में बनाया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नेक्स्ट कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां तक के स्टेप को माइंड में कैप्चर कर लीजिए। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेनॉल पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट, ये आगे के प्रोसेस थे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, पीजीएल, डीएचएपी, डीएचएपी का आइसोमराइजेशन इनटू पीजीएल, पीजीएल का आपस 2 पीजीएल का आपस में कंडेंस होकर बनाना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और वो कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैं आपको याद करवाना चाहता हूं C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, हमने एक टर्म यूज किया था, याद करो, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल हमने C3 साइकिल में RUBP का कार्बोक्सिलेशन किया, बना 3 पीजीए, बाद में वो आगे बढ़ा, बना 1,3 डाई पीजीए या बाई पीजीए, बाद में वो कन्वर्ट हुआ जो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए गए, 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन के लिए गए और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल में 8 पीजीएल आइसोमराइज हुआ डीएचएपी में, पीजीएल और डीएचएपी कंडेंस होकर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज बनाया था। तो 3 पीजीए, 1,3 डाई पीजीए, पीजीएल, पीजीएल डीएचएपी, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज। ये था फोटोसिंथेसिस का C3 साइकिल। अभी मैंने ग्लाइकोलिसिस आपको बताया। ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज से चालू किया और 3 पीजीए तक आपको याद करने को बोला। उसके बाद हमने आपको C3 साइकिल बताया, जहां पर 3 पीजीए से हम ग्लूकोज की तरफ गए। कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं? हमने आपको बोला था, डार्क रिएक्शन जब समझाया था वहीं पर मैंने आपको बोला था, जब मैं ग्लाइकोलिसिस आपको बताऊंगा तो कनेक्ट करूंगा क्यों हम
जो है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में 3-PGA से लेके पूरा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज तक के स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल, अपोजिट या रिवर्स बोलते हैं। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल क्यों बोलते हैं? कनेक्ट हो पा रहा है? हम ग्लाइकोलिसिस समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हम ग्लूकोज से चालू किए और गए 3-PGA पर, ठीक है, और C3 साइकिल में हम 3-PGA से चालू होते हैं, जाते हैं ग्लूकोज पर। कनेक्ट कर लिया? पक्का समझा? तो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल C3 साइकिल में आया था, जो ग्लाइकोलाइसिस का अपोजिट होता है। बात क्लियर है? दोनों जो है C3 साइकिल को अपने सामने रखिए, इमेजिन करिए, जहां पर आपने लिखा है वो रखिए। C3 साइकिल में जो है C3 साइकिल को और ग्लाइकोलाइसिस को दोनों को कंपेयर करिए। C3 साइकिल में हम 3-PGA से बात आगे बढ़ाए हैं ग्लूकोज तक, और ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज से बात आगे बढ़ाए हैं 3-PGA तक। पूरा का पूरा स्टेप सेम है, उल्टा है। बात समझ कर रखिएगा। स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो लेक्चर। मैं यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने फेट ऑफ द पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बताया था। फेट ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड डिपेंड होता है सेलुलर नीड पर। अंडरलाइन करना है मुझे ये स्टेटमेंट कि फेट ऑफ पाइरुवेट डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड। सेल्स का नीड क्या है, ऑर्गेनिज्म का नीड क्या है। सेल का नीड है ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पाइरुवेट का। सेल का जो है रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, और सेल के पास फर्दर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम नहीं है, तो पाइरुवेट का दो तरीके से फर्मेंटेशन होगा, पार्शियल ब्रेकिंग होगा, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। एक जगह बनेगा इथाइल अल्कोहल, दूसरी जगह बनेगा लैक्टिक एसिड। दोनों को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दोनों को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन बात आगे चलाऊं, उसके पहले थोड़ा छोटा सा ही है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों ना ग्लाइकोलिसिस के बाद ही हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि रेस्पिरेशन एनारोबिक है या एरोबिक है। तो छोटा सा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो हेडिंग में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जल्दी से फिनिश करके फिर मैं स्टार्ट करूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन का डिटेल। तो यहां पर मैंने मेंशन किया फर्मेंटेशन। fermentation kind of anaerobic respiration या synonym to anaerobic respiration। fermentation या anaerobic respiration, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने डिफाइन कर ही लिया है जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में भी, और फेट ऑफ अमोनियम और फेट ऑफ पाइरुवेट में भी बता चुके हैं। मेंशन करते हुए बात आगे चलते हैं। fermentation is process of fermentation is an anaerobic process, yeah, a kind of anaerobic respiration in which pyruvate undergoes partial oxidation या partial breaking in the absence of oxygen। कहीं कहीं पर जो है बुचनर साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ईस्ट में फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था। वेल यहां पर मैं गेलुसैक के नाम पर बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो सुनिएगा। फर्मेंटेशन फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गेलुसैक, ठीक है। और दो टाइप का फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। सो मेंशन करके स्टोरी फिनिश करते हैं। फर्मेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स।
इरेज करके दोनों टाइप को पैरेलल मेंशन कर लेते हैं, फिनिश हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। इरेज करता हूं उसको। देखिएगा यहां पर मैंने लिया यहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और मैंने लिया यहां पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बात पकड़िएगा, इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म में, प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस इंडिपेंडेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। बात आगे बढ़ाया मैंने, तो अब जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले करेगा डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट यहां पर मैंने किया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है पायरुविक एसिड, तो प्रोसेस का नाम, एंजाइम का नाम होगा डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। और हो किसका रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, तो एंजाइम का नाम आया पायरुविक एसिड या पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट एंजाइम है। पायरुविक एसिड का पायरुवेट या पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम करेगा डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब निकाला जाएगा यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन के कंपाउंड, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड, तो 2 कार्बन, दोनों पायरुविक एसिड से एक एक कार्बन निकालेंगे, टोटल 2 कार्बन निकलेगा, और हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप है, कोई प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड में। हमें बताइए कितने कार्बन, एसिटल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, ऐसे में दूसरे मॉलिक्यूल से भी मैंने एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के नाम पे निकाल लिया, तो ये यहां पर बना 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा रिडक्शन, कर दूंगा मैं यहां पर रिडक्शन, रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब जो है एसिटल्डिहाइड को मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है, एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन ऐड करूंगा। इसके लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन डोनर के नाम पर मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। NADH2 का 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस 2H2, और इस H2 को मैं एसिटल्डिहाइड को दे दूंगा, एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्या इस स्टेप में, इस प्रोसेस में कार्बन के नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ, तो कार्बन का नंबर कितना रहेगा, 2 कार्बन। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम आएगा वो प्रोडक्ट के नाम पे आएगा, एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन किया, इथेनॉल बना, एसिटल्डिहाइड को हमने हाइड्रोजन दिया, इथेनॉल बना, इथेनॉल से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो एसिटल्डिहाइड मिलेगा हमें। एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज, वो भी अल्कोहल है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने किया एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन के लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से हाइड्रोजन यूज करके ऐड किया
एस्टल्डिहाइड को मुझे मिला प्रोडक्ट इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। वेल ये जिंक डिपेंडेंट होता है, Zn2 प्लस एज एक्टिवेटर काम करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए। ठीक है, सो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मुझे जो है प्रोसेस को बोलना पड़ेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में 10 स्टेप में हुआ था, अगर आपको पता हो तो स्टेप नंबर 6 या 7 पर जहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL कंडेंस हुए थे, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था, वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड कंपाउंड मिला था। सो हमें यहां ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है। ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है और ग्लाइकोलिसिस में इनिशियली 2 एटीपी यूज हुआ था, बाद में सबस्ट्रेट लेवल पर 4 एटीपी बना था। नेट अगर एटीपी देखा जाए तो 4 सबस्ट्रेट लेवल पर बना था, 2 यूज हुआ था, तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितना है? 2 एटीपी, नेट एटीपी 2 एटीपी है। अब थ्रूआउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बना और वही 2 NADH2 एसिटल्डिहाइड को जो है रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज कर लिया। तो क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NADH2 मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। बना यूज हुआ। मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी देर बाद मैं चालू करूंगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पर आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वहां पर आएगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन वहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट स्टेप बताऊंगा मैं एरोबिक रेस्पिरेशन का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में रिड्यूस्ड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल पर जो एटीपी बनेगा वो बहुत कम में बनेगा। मेन एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है NADH2। मुझे बताइए क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वेल वैसे भी होगा नहीं, फिर भी अगर मैं बोलना चाहूं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसा कुछ हो सकता है? बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं हो सकता। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए NADH2 सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट करेगा, बट NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बनाया गया 2 मॉलिक्यूल और वही एसिटल्डिहाइड को यूज कर लिया, एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज कर लिया, तो देयर इज नो NADH2 अवेलेबल इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो देयर इज नो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एक प्रोसेस है टू सिंथेसाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, तो बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना एटीपी मुझे, नेट एटीपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कितना मिलेगा? केवल 2 एटीपी। कौन सा 2 एटीपी? वही सबस्ट्रेट लेवल पर जो हमें एटीपी बना मिला है, नेट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर। सो यहां पर तो देखिएगा, यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है। यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 लिया, प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो मुझे मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, प्लस हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, प्लस हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और केवल सिर्फ 2 एटीपी नेट गेन है, केवल 2 एटीपी, 7% से कम एनर्जी। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकिंग होगा, पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, देन डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, देन रिडक्शन के थ्रू, तो हमें
ग्लूकोज के पास टोटल जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी का केवल 7% एनर्जी मिलेगा। हम आगे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने किया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने क्या किया, हमने किया रिडक्टिव डिकार्बोक्सिलेशन। रिडक्टिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन पहले हुआ, रिडक्शन बाद में हुआ। डिकार्बोक्सिलेशन जिसने किया वो कार्बोक्सिलेज मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है, और रिडक्शन जिसने किया वो डिहाइड्रोजिनेज जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है। बात क्लियर है? यहां पर केवल 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 पार्शियल ब्रेकिंग हुआ, ठीक है। सो एक ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होता है, कंप्लीट ब्रेकिंग होगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए। यहां पर पार्शियल ब्रेकिंग हुआ। इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, तो 2 मॉलिक्यूल 4 कार्बन का, तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन था, प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन है और 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल चुका है। ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये ईस्ट में होगा, ये कुछ जो है एरोबिक बैक्टीरिया में होंगे, मैंने मेंशन करवाया है। बात आगे बढ़ाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये जो है मसल में होगा, स्केलेटल मसल में होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्केलेटल मसल में होगा। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सबसे ज्यादा फेमस जो एग्जांपल है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं, जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूं तो लैक्टोबैसिलस। यहां लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फिर से बात बढ़ा रहा हूं। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलाइसिस, वो भी कहां? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में। मुझे यहां पर 2 चीज मेंशन करना जरूरी है। मिला मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और मिला मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP नेट गेन, वो भी सबस्ट्रेट लेवल पर। सबस्ट्रेट लेवल पर 4 बना, 2 यूज हुआ, तो नेट सबस्ट्रेट लेवल पर देखा जाए फॉस्फोराइलेशन या ATP का फॉर्मेशन 2 ATP हुआ। और ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। वेल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में मेंशन करते हैं, कहीं कहीं पर ऑक्सीजन के लेस कंसंट्रेशन में भी मेंशन करते हैं। तो जनरली यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, जनरली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कहीं कहीं पर इन लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, समझिएगा, जब हम बहुत विगरस एक्टिविटी करते हैं, भाग भाग के एक्टिविटी करने लगते हैं, बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, अब हम जितना तेजी से काम करेंगे उतना तेजी से हमें एनर्जी चाहिए ATP, जितना तेजी से हमें एनर्जी चाहिए ATP, उतना तेजी से जितना फास्ट काम करेंगे उतना जल्दी ATP चाहिए, उतना ज्यादा ATP चाहिए। उतना जल्दी जो है ग्लूकोज को ब्रेक करना होगा, वो भी कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन हमारा विगरस एक्टिविटी ATP के डिमांड को बढ़ाया, ज्यादा ATP चाहिए, जल्दी ATP चाहिए, उसके लिए हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जल्दी जल्दी ग्लूकोज को तोड़ने लगेंगे। बट क्या जैसे जैसे ATP डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्लूकोज को जल्दी जल्दी तोड़ा जाएगा, क्या उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वैसे के वैसे ही है, आप चाहे आराम से काम करो या जल्दी जल्दी काम करो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तो बदलने वाला नहीं है। आराम से सांस लीजिए, जल्दी जल्दी सांस लीजिए, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो उतना ही रहेगा। तो जब हम विगरस एक्टिविटी करते हैं, ATP का अमाउंट डिमांड ज्यादा बढ़ता है, ग्लूकोज को जल्दी ब्रेक होना पड़ता है, बट ग्लूकोज के फास्ट ब्रेकिंग के लिए ऑक्सीजन उतना ज्यादा अवेलेबल होगा नहीं, जितना है उतना ही मिलेगा। तो मसल में, स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगता है।
स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगता है, जो है मोर एंड मोर ग्लूकोज के ब्रेकिंग की वजह से, मोर एंड मोर एटीपी डिमांड की वजह से उसके कंपेयर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब स्केलेटल मसल के सेल इंस्टेड ऑफ पायरुविक एसिड को जो नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट ब्रेक करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी बना रहे थे, अब स्केलेटल मसल के सेल को ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली नहीं मिल पा रहा है इक्वल, तो स्केलेटल मसल के सेल क्या करेंगे, पायरुविक एसिड को तो जो है कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होने लगेगा लैक्टिक एसिड में, और पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड से बनेगा। लैक्टिक एसिड सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पायरुविक एसिड को कंप्लीट तोड़ने के लिए विग्रस एक्टिविटी के समय, तो केवल और केवल पायरुविक एसिड का हम रिडक्शन कर देंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 लेंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस 2H2 टूटेगा, ये 2H2 को हम पायरुविक एसिड को दे देंगे। सो हमने यहां पर किया क्या, रिडक्शन, केवल और केवल किया रिडक्शन। ठीक है, सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड का होगा रिडक्शन, और वो भी एंजाइम का नाम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अगर कॉम्प्लेक्स एंजाइम ना हो के सिंपल एंजाइम है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये वेरी सिंपल एंजाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये Zn प्लस पर डिपेंड होगा, एज को फैक्टर काम करेगा, जिंक एज एक्टिवेटर काम करेगा, जिंक। और ये लैक्टिक एसिड, अच्छा पायरुविक एसिड का हमने केवल और केवल किया रिडक्शन, केवल और केवल किया हमने रिडक्शन। क्या पायरुविक एसिड के कार्बन के नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ, तो ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का रहेगा। अब लैक्टिक एसिड जो है भाग भाग के काम हो रहा है, बहुत फास्ट वर्क हो रहा है, बहुत फास्ट वर्क हो रहा है, तो पायरुविक एसिड का जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्केलेटल मसल में कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकिंग ना होके, जब जो है विग्रस एक्टिविटी स्केलेटल मसल परफॉर्म कर रहा है, तो पायरुविक एसिड का रिडक्शन करके हम बना रहे हैं लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड मसल में कलेक्ट होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगेगा, और यही एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हमें थका देता है, टायर्ड फील करवाता है। ठीक है, सो मसल के सेल में इन द लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जब विग्रस एक्टिविटी हो रहा है, तब जब एटीपी का डिमांड हाई है, उसका प्रोडक्शन जल्दी होना चाहिए, ग्लूकोज जल्दी ब्रेक होना चाहिए, बट ऑक्सीजन तो उतना ही रहेगा। उस समय पायरुविक एसिड मसल के सेल में रिड्यूस हो गया लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड जमने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, मसल के सेल में कलेक्ट होने लगेगा, और यही लाता है क्रैम्प्स, CRAMPS, क्रैम्प्स लाता है। और कलेक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल की वजह से ही थकान फील होता है, टायर्डनेस फील होता है। ठीक है, और ये जो है लैक्टिक एसिड है, बाद में इसको लिवर सेल में भेज दिया जाएगा। लीवर क्या करेगा, लैक्टिक एसिड को वापस पायरुविक एसिड में भेज देगा, कन्वर्ट कर देगा, और फिर जब अच्छा विग्रस एक्टिविटी किया, पायरुविक एसिड रिड्यूस होगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड कलेक्ट होता गया मसल सेल में, क्रैम्प्स आने लगे, टायर्डनेस आने लगे। फिर क्या होता है, घर के जो बड़े लोग होते हैं, बेसिकली दादा पापा चाचा मामा काका जो भी है, आएंगे थके हुए, सोफे पे लेट जाएंगे, जो है बैठ जाएंगे, और छोटे लोगों को क्या बोलते हैं, छोटे लोगों को बोलते थोड़ा जो है बॉडी जो है दबा दो, थोड़ा मसाज कर दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो मसाज करने से वो जो कलेक्टेड लैक्टिक एसिड है उसी को थोड़ा हम रिसफल करते हैं, सो दैट, और जैसे जैसे हम आराम करेंगे वैसे वैसे एटीपी का डिमांड कम होगा, वैसे वैसे ग्लूकोज का ब्रेकिंग स्लो डाउन होगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो इक्वली बैलेंस हो जाएगा। फिर से जो है हमारा थकान दूर हो जाता है, फिर से मसल सेल में लैक्टिक एसिड वापस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके कंप्लीट ब्रेक होना चालू हो जाता है। तो ये है लैक्टिक एसिड की स्टोरी। और यही सेम होता है जब मिल्क में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वो मिल्क को जो है क्या, मिल्क को
क्या बोलते हैं, जमा देते हैं एक टाइप का, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो इसके दो एग्जांपल है, एक है स्केलेटल मसल और दूसरा है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जैसे एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है, कर्ड में। सो ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टिक, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड कर्ड में होगा उतना ज्यादा उसका कड़वापन जो है होता है, जितना कम होता है उतना ज्यादा वो, ठीक है। तो ये रहा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो स्टेप लिया, डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। यहां पर केवल और केवल एक स्टेप लिया, वो भी रिडक्शन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी 2 एटीपी मिलेगा, यहां पर भी 2 एटीपी मिलेगा, यहां पर भी ईटीएस नहीं हो सकता, यहां पर भी ईटीएस नहीं हो सकता। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बनाया, जो पार्टिसिपेट करना चाहिए था ईटीएस में, उसको तो मैंने यूज कर लिया। बात समझा, ठीक है। इरेज करता हूं, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, इन alcoholic fermentation, अल्कोहल या इथेनॉल, सीधा है इथेनॉल produced as end product does not accumulated in cell of microorganism. Instead it is secreted या excreted, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में it is excreted out. तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट के लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ when the concentration of ethanol in the cell of yeast reaches to 13%. तो सुनिएगा, yeast poison itself to death when concentration of ethanol reaches to 13% in the cell या in the body. सिंगल सेल का ही होता है तो इन द सेल बोल सकते हैं। ये स्टेट फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। और ध्यान दीजिएगा, इसी बेसिस पर मैं बोल रहा हूं ऑल नेचुरल अल्कोहलिक बेवरेजेस have only 13% अल्कोहल, ओनली 13%। जैसे एक अल्कोहल है बियर एक नेचुरल अल्कोहल है जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन केवल और केवल 13% है, 13% अल्कोहल। मोर अल्कोहल कंसंट्रेशन कैन बी फर्दर obtained through distillation process। अब इसकी बात हमें नहीं करना है। बाकी जो है बहुत सारे, जैसे रम, ब्रांडी और वोडका सुना होगा, वोडका 4 बोतल वोडका, ठीक है, वो वाला वोडका सबसे ज्यादा अल्कोहल अबाउट 60-70-80% अल्कोहल होता है वोडका में। उसमें 13% तो हम ईस्ट का यूज करके प्रोड्यूस करा सकते हैं, बाकी 13% के बियॉन्ड ईस्ट खुद अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो खुद टपक जाएगा। तो मोर अल्कोहल जिस अल्कोहलिक बेवरेज में रहेगा वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनेगा। यहां पर मेरा जो पॉइंट आपको समझाना था, याद रखिएगा, 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी में
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसके खुद के सेल में नहीं हो सकता, इसलिए एक्सक्रीट होते रहता है। ईस्ट अल्कोहल बनाया, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एक्सक्रीट कर देगा, बनाया एक्सक्रीट, बनाया एक्सक्रीट। जैसे ही अगर 13% के आसपास कंसंट्रेशन पहुंचा ईस्ट के बॉडी में और वो एक्सक्रीट नहीं कर पाया, खुद टपक जाएगा। अब बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। बोथ इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बोथ इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड lactic acid fermentation and lactic acid fermentation, less than 7% of energy stored in glucose is obtained। मेंशन किया हुआ मैंने देखा है, मेंशन मैं यहां पर कर दे रहा हूं रेफरेंस बुक में। थोड़ा देखिएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो 59 किलो कैलोरी या 247 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। ग्लूकोज के पास होता है ग्लूकोज के पास टोटल एनर्जी होता है 686। ग्लूकोज के पास जो एनर्जी कंजर्व है वो है 686 किलो कैलोरी या 2870 किलो जूल एनर्जी स्टोर होता है। हमने इसको जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेशन के बताया है, उसका केवल 7% यहां मिल रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मेंशन है रेफरेंस बुक में 36 किलो कैलोरी या 150 किलो जूल एनर्जी मिलता है, बाकी एनर्जी नहीं मिलेगा क्योंकि पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है और बहुत एनर्जी तो हीट के फॉर्म में भी लॉस हो जाता है। लेट इट बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लेट इट बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दोनों हजार्डस हैं, दोनों टॉक्सिक हैं क्योंकि एक अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, चाहे जो भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो मेंशन कर लेते हैं, बोथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर हजार्डस, टॉक्सिक, हजार्डस। ठीक है, एज वन प्रोड्यूसिंग अल्कोहल एंड सेकेंड प्रोड्यूसिंग एसिड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एटीपी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल मिलेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 एटीपी, नो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा। लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केलेटल मसल ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लेस कंसंट्रेशन में जब विग्रस एक्टिविटी ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है तब स्केलेटल मसल में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने लगे, लैक्टिक एसिड में होता है। पायरुविक एसिड का जो है रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला जाए स्केलेटल मसल में तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खुद में टॉक्सिक होता है, खुद में पॉइजनस होता है। इसलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के समय केवल और केवल रिडक्शन होता है। और एक बात, जितने भी बेकर प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ब्रेड, पाव या जो है बिस्किट, जो कुछ भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं, इनमें जो है अगर आप देखो तो इनमें जो है पोर्स होते हैं या स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जीनेस, नीड योर अटेंशन, स्पॉन्जीनेस एंड पोरस नेचर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट कुछ और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से होता है। आपने सुना होगा जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं या ये इडली डोसा वगैरह भी जो बनता है, इसमें हम रॉ मटेरियल को काफी समय तक फर्मेंट करते हैं। जब हम रॉ मटेरियल को फर्मेंट करते हैं तो आपने ये भी सुना होगा ईस्ट वगैरह यूज होता है। और जब ईस्ट बेकरी के प्रोडक्ट, इडली एक्सेट्रा को फर्मेंट करने के लिए ईस्ट यूज होता है, तो ईस्ट जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन करेगा। जो भी ग्लूकोज होगा उसका जो है ग्लाइकोलिसिस, देन पायरुविक एसिड बनेगा और डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन किया जाएगा, अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसलिए
जो है पोरस, फ्लफीनेस, सॉफ्टनेस, ये सब कैरेक्टर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो स्केलेटल मसल में होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो इवन इट कैन कॉज ग्रेट इशू, डेथ भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद में टॉक्सिक है। इसलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं होता है डिकार्बोक्सिलेशन। पूरा समअप कर दिया मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन द नेम ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां से स्टार्ट हुआ? ग्लाइकोलिसिस के बाद से स्टार्ट हुआ। और क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन द नेम ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या ऑन द नेम ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस जो कि एक प्रोसेस है, उसके बाद क्या कोई और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा कोई प्रोसेस हुआ? नहीं, सिंपल सा एक जगह पर 2 स्टेप हुआ, एक जगह पर 1 स्टेप हुआ। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोसेस, उसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता है। हमने यहां पर एनर्जी का भी मेंशन कर दिया। एज कंपेयर टू ग्लूकोज कितना एनर्जी हमें मिलता है? बहुत कम एनर्जी, 7% से कम, हजार्डस है। सारी बातें हमने कनेक्ट कर ली, रिमाइंड करिएगा। पक्का क्लियर है? कुछ भी छोटा मोटा पॉइंट बाउंस गया हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। हम स्टार्ट करते हैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझिएगा अच्छे से। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन चालू करने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत छोटी मोटी बातें, बहुत ज्यादा बातें इस टॉपिक में होने वाली है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस के बाद ही हमें समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक। बार बार मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुवेट is completely oxidized into inorganic substances, that is CO2 and H2O, releasing huge amount of energy used in synthesis of ATP molecules in the presence of oxygen। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पाइरुवेट बना, अगर उस पाइरुवेट का बेस्ड ऑन सेलुलर नीड कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट का सेलुलर नीड था अल्कोहल बनाना, वो बात कर लिया। बेस्ड ऑन सेलुलर नीड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता, वो बात कर लिया। अब बेस्ड ऑन सेलुलर नीड एक तीसरा सेट ऑफ पाइरुविक एसिड है, जहां पर पाइरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमें मिलेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, जो है बहुत सारा एटीपी का मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहां पर भी मैं लास्ट में बोलूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हमें नो डाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी या एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, बट एरोबिक रेस्पिरेशन का भी एफिशिएंसी 40 to 50% होता है, हम बताएंगे। ग्लूकोज के पास जो एनर्जी है, वो ग्लूकोज का एनर्जी बैक्टीरिया या ईस्ट या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस ग्लूकोज के एनर्जी का केवल 7% एनर्जी ही गेन करते हैं, बाकी एरोबिक ऑर्गेनिज्म 40 to 50% एनर्जी गेन करते हैं। एफिशिएंसी के नाम पर हम आगे बताएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 2 मेन पार्ट्स। 2 पार्ट्स में, 2 प्रोसेस में हम एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जो है
रिमूवल ऑफ all hydrogens, removal of all hydrogens of pyruvic acid, removal of all hydrogens of pyruvic acid, leaving या releasing 3 कार्बन डाइऑक्साइड। एक पायरुविक एसिड के पास, ये एक पायरुविक एसिड के लैंग्वेज में है, एक पायरुविक एसिड के पास जितना हाइड्रोजन होगा उन सारे हाइड्रोजन को एक एक करके हम निकालेंगे। और जो मैं बोल रहा हूं एनर्जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस आएगा जिसमें सबसे ज्यादा एटीपी बनेगा, वहां पर एक्चुअली हाइड्रोजन ही, मैं बताऊंगा हाइड्रोजन कैसे जो है काम कर रहा है, हाइड्रोजन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, आगे बताएंगे। पहले स्टेप में पायरुविक एसिड के पास जितना भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, सारे हाइड्रोजन को दिया जाएगा कोएंजाइम NAD और FAD को। कोएंजाइम NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन जो मैंने निकाला पायरुविक एसिड को तोड़ तोड़ के एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस्ड कंपाउंड NADH2 में। और पायरुविक एसिड को तोड़ तोड़ के जो मैं हाइड्रोजन्स निकाला उसमें कुछ हाइड्रोजन्स को मैं दूंगा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD को, और वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगा FADH2 में। इस NADH2 और FADH2 का आगे बहुत अच्छा खासा रोल आएगा, बिल्कुल थोड़ा सुनिएगा। ये जो मैंने बोला रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन ऑफ पायरुविक एसिड स्टेप टू स्टेप मेंशन कर लेते हैं यहां पर, स्टेप टू स्टेप लिविंग जो है या रिलीजिंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड। इस पहले वाले प्रोसेस को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। यहां पर पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A from pyruvic acid, formation of acetyl coenzyme A from pyruvic acid प्रोसेस को हम बोलेंगे लिंक रिएक्शन, क्या बोलेंगे ट्रांजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे गेटवे रिएक्शन, इसी का नेक्स्ट हेडिंग में लूंगा। और दूसरा है जो है ब्रेकिंग ऑफ, यहां पर ऐसा लिख दें कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, बेसिकली केवल एसिटिल आता है, मैं बताऊंगा बाय क्रेब्स साइकिल। क्या बोला? बाय क्रेब्स साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं TCA साइकिल। फुल फॉर्म यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आगे लिख दूंगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड के हाइड्रोजन को स्टेप टू स्टेप निकालते जाएंगे। जितना भी हाइड्रोजन है पायरुविक एसिड के पास, पायरुविक एसिड से सारा हाइड्रोजन निकाल लेंगे। पायरुविक एसिड के पास बचेगा केवल और केवल कार्बन और ऑक्सीजन, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फेंक दिया जाएगा बाहर एटमॉस्फेयर में। अब स्टेप टू स्टेप पायरुविक एसिड क्या है? C3H6O3। तो एक पायरुविक एसिड से 6 हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचा क्या? C3O3 बताएंगे आगे। इस C3O3 को हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फेंकने वाले हैं। अब पायरुविक एसिड से उसके सारे हाइड्रोजन को निकालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर भेजेंगे। ये 2 स्टेप में होगा। एसिटिल कोएंजाइम A पहले स्टेप में फॉर्म होगा, दूसरे स्टेप को हम क्रेब्स साइकिल बोल रहे हैं। और यहां पर दूसरा प्रोसेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ या पासिंग ऑन of electrons obtained in the form of hydrogen to the oxygen and synthesis of ATP। जब हम पहले वाले स्टेप में पायरुविक एसिड के हाइड्रोजन को तोड़ तोड़ के निकाल रहे थे तो उस हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को
पास करेंगे। किसको पास करेंगे? ऑक्सीजन को। और जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पास होगा, उसी दरमियान, उसी समय, उसी टाइम पर हम जो है एटीपी भी बनाएंगे। प्रोसेस कॉल्ड, इसको जो है इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं, प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन के पासिंग ऑन प्रोसेस को हम बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एटीपी के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मेंशन कर रहा हूं, डिटेल में हम समझेंगे। तो अब जो है मोटा मोटा 3 पार्ट में हम एरोबिक रेस्पिरेशन फिनिश करने वाले हैं। कौन कौन सा पार्ट? पहले तो पायरुविक एसिड को, स्टील को एंजाइम ए में कन्वर्ट करो। दूसरा, स्टील को एंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल के थ्रू पूरा तोड़ डालो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तीसरा, जो पायरुविक एसिड को मैंने स्टील को एंजाइम ए में तोड़ा और बाकी क्रेब्स में टूटा, उसमें जो भी हाइड्रोजन था स्टील को एंजाइम ए को पकड़ा, रिड्यूस्ड कंपाउंड बनाया NAD/FADH2 के फॉर्म में। और इस NAD और FADH2 को मैं लास्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS के थ्रू पास कराऊंगा और एनर्जी बनाऊंगा। थोड़ा यहाँ पर स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, बट टेंशन घेऊ ना, टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बात आगे रखने वाला हूं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टोरी स्टील कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के साथ। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताते चलूं मैं। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होगा इन द साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, मेंशन कर दे रहा हूं मैं यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें भी थोड़ा सुनिएगा, इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंड क्रेब्स साइकिल it occur in matrix of mitochondria, ठीक है। और जो मैंने बोला ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट अकर्स ऑन या ओवर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, सिंपल सी बात, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ रिमूव हुए ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल और ड्यूरिंग स्टील कोएंजाइम ए फॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, पास किया जाएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर लोकेटेड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू। फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। तो ETS के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, इसलिए ये वाला स्टेप होगा इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो ये बात रख दिया मैंने, कहां पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बात पकड़ के रखिएगा। यूनिवर्सल प्रोसेस साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेट इट बी लैक्टिक और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोसेस ETS जैसे इनर मेम्ब्रेन पर। लिया मैंने यहां पर हेडिंग लिया मैंने जो है लिंक रिएक्शन। मैंने हेडिंग लिया यहां पर ट्रांजिशन रिएक्शन। मैंने हेडिंग लिया यहां पर गेटवे रिएक्शन। वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन समझिएगा। यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं, ये एक सेल है, ध्यान दीजिए यहां पर,
अगर मैं कंसीडर करूं ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, सेल में ये साइटोप्लाज्म हो गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में मैंने माना यहां कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहां कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोसॉल बोल लीजिए या साइटोप्लाज्म में। अगर ये सेल एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का है तो बाकी पायरुविक एसिड का लेट इट बी डिकार्बोक्सिलेशन या रिडक्शन साइटोप्लाज्म में ही होगा, एनारोबिक प्रोसेस में। लेकिन अगर इस पायरुविक एसिड का फेट FATE किस्मत है सेलुलर नीड के बेसिस पर एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना है तो इसको, इस पायरुविक एसिड को स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे और लाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया गया इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा यहां पर E है साइटोप्लाज्म, E है माइटोकॉन्ड्रिया और E है मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप लिया मैंने लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड inside the mitochondria by special membrane protein, फिर सुनिएगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, need your full attention. Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to produce acetyl coenzyme A। तो लिंक रिएक्शन में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इरेज करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन का कंपाउंड। इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का क्या क्या होगा थोड़ा देखिएगा। इसका होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब हम दोनों मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो मैं दोनों मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकालूंगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों हाइड्रोजन को दिया जाएगा NADH2 NAD को और हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। साथ में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड नाम है कोएंजाइम ए, नाम है यहां पर कोएंजाइम ए, सल्फर कंटेनिंग एंजाइम कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम है, नामी है कोएंजाइम ए, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको भी ऐड करेंगे, सो पायरुविक एसिड का मैंने किया डिहाइड्रोजिनेशन से जो हाइड्रोजन निकला उसको मैंने NADH2 के फॉर्म में कैप्चर कर लिया। पायरुविक एसिड का किया मैंने डिकार्बोक्सिलेशन और जो बनेगा डिहाइड्रोजिनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन और पायरुविक एसिड से जो बना वो कंबाइन होगा, क्या बनेगा, एसिटिल बनेगा। अनस्टेबल एसिटिल या एसीटेट भी बोलते हैं, अनस्टेबल एसिटिल या एसिटिल फ्रैक्शन मिलेगा और ये एसिटिल will react with get combined with coenzyme A to form stable acetyl coenzyme A। ठीक है,
So pyruvic acid undergo dehydrogenation, decarboxylation. The product produced get combined with coenzyme A, results in formation of acetyl coenzyme A. पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, प्रोडक्ट मिला एसिटिल कोएंजाइम ए। बताइए कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का। ठीक है, याद रखिएगा, 3 कार्बन कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन। जो हमने बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन में मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा, 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। एक मॉलिक्यूल्स के लैंग्वेज में 1 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलेंगे। अगर एक पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जा रहा है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मैं अच्छे से कनेक्ट करूंगा। स्टोरी को आप 1 के लैंग्वेज में ले चलेंगे तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कंप्लीट रिमूवल या रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन स्टेप टू स्टेप, ऑल हाइड्रोजन स्टेप टू स्टेप। मेरे पास दो पायरुविक एसिड है, C3H6O3। एक पायरुविक एसिड के पास 6 हाइड्रोजन, 2 पायरुविक एसिड के पास 12 हाइड्रोजन, एक पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन, 2 पायरुविक एसिड के पास 6 कार्बन। ठीक है, तो अगर एक पायरुविक एसिड के लैंग्वेज में बात किया जाए तो हमने 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, लेकिन हमें तो ग्लाइकोलिसिस के पास, तो ऐसे में एक पायरुविक एसिड के लैंग्वेज में 1 कार्बन डाइऑक्साइड अभी निकाला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मैं क्रेब्स साइकिल में निकाल के दिखाऊंगा, टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड में बोला था थोड़ी देर पहले। 2 पायरुविक एसिड के लैंग्वेज में 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। समझ के रखिएगा, हमें मिला एसिटिल कोएंजाइम ए। यहां पर जो, अच्छा मेंशन कर देते हैं, प्रोसेस का नाम है यहां पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। नीड योर फुल अटेंशन। एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ने किया डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, साथ में किया डिकार्बोक्सिलेशन, मिला अनस्टेबल एसिडिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के स्टेबल एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, बात पकड़िएगा। इस एंजाइम के पास इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के पास 3 एंजाइम है और कुछ फैक्टर्स भी हैं, बात देखिएगा प्लीज। यहां पर 3 एंजाइम्स में पहला एंजाइम तो डिहाइड्रोजिनेज ही हो गया। दूसरा एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज, जो डिकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म कर रहा है और एसिटिल बन रहा है, तो एक एंजाइम है यहां पर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज का एग्जैक्ट फंक्शन यहां पर कैसे क्या हो रहा है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, बट एसिटिल बना तो ट्रांस एसिटाइलेज होगा ही। और कोफैक्टर्स के नाम पर है यहां पर मैग्नीशियम आयन है, यहां पर NAD, ठीक है, और थोड़ा सुनिए NAD या NAD प्लस मेंशन करते हैं। एक है लिपोइक एसिड है यहां पर, और यहां पर एक और फैक्टर है TPP, थायमीन THIA, थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और बस इतना ही फिलहाल 4 आ रहा है। लिपोइक एसिड La से रिप्रेजेंट करते हैं और TPP। 5 को फैक्टर है मैग्नीशियम NAD प्लस, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम डिपेंड है, NAD जो, और कोएंजाइम ए भी तो है, कोएंजाइम ए ये भी इस स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 5 को फैक्टर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोफैक्टर, ठीक है, और 3 एंजाइम, पूरा जो है ये पूरा सब कुछ मिला के पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम का नाम देते हैं। और ये एंजाइम ने किया लिंक रिएक्शन।
लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। ये जो पाइरुविक एसिड है, ये जो, अच्छा ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, आगे मेंशन कर देते हैं। पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए में। पाइरुविक एसिड ये है प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। थोड़ा सुनिएगा, ग्लूकोज को ब्रेक किया ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज ब्रेक हुआ पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड का हमने जो है फर्दर डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन किया, बना जो है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। कहां पर पार्टिसिपेट करेगा? क्रेब्स साइकिल। सो दिस कन्वर्जन ऑफ पाइरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, दिस होल स्टोरी from one side connected with glycolysis, from other side connected with Krebs cycle. So conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A connecting, किसको कनेक्ट कर रहा है? ग्लाइकोलिसिस और Krebs cycle को। तो दोनों के बीच का लिंक है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन या इसको हम ट्रांजिशन रिएक्शन या इसको हमने गेटवे रिएक्शन बोला, गेटवे रिएक्शन। पाइरुविक एसिड जो है साइटोप्लाज्म में बनाया गया, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया स्पेशल कैरियर प्रोटीन के थ्रू इन द मैट्रिक्स। वैसे पाइरुविक एसिड का जो है क्या अगला स्टोरी था, होना था, पाइरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जाना था। पाइरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता। पाइरुविक एसिड एक शॉर्ट ट्रांजिशन प्रोसेस में गया, एक गेटवे प्रोसेस के थ्रू पाइरुविक एसिड अपने आप को 2 कार्बन में एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया। सो पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन, सो ये जो लिंक रिएक्शन बोला जा रहा है, इट कनेक्ट्स, लिंक रिएक्शन कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बात समझिएगा, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं या समझा रहा हूं, समझिएगा। डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ पाइरुविक एसिड गिविंग एसिटिल कोएंजाइम ए, इस होल प्रोसेस को लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं क्योंकि ये होल प्रोसेस पाइरुविक एसिड के थ्रू कनेक्टेड है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू और अपने प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू कनेक्टेड है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 0 हुआ है, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा ये जो 2 NADH2 है, ये 2 NADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो कंडीशन डिपेंड ये 6 ATP बनाएगा या कंडीशन डिपेंड 4 ATP बनाएगा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आएगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। वेल यहां पर हाईलाइट करते हुए चलना चाहिए। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O गिव्स 6CO2। मैं 6CO2 का काउंटिंग करवाऊंगा, 2 CO2 तो निकल गया है, 4 CO2 आगे निकलेगा। लिंक रिएक्शन क्यों बोला? एक ट्रांजिशन फेज है जहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड क्रेब्स साइकिल में इंटर करने से पहले उसको ट्रांजिट होना, उसको कन्वर्ट होना 2 कार्बन के कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए में। बात क्लियर है? क्लियर है प्लीज, ठीक है। सो डिहाइड्रोजिनेज मैग्नीशियम डिपेंड है, ठीक है। अगर सिंपल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता तो जिंक पर डिपेंड होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो है मैग्नीशियम डिपेंड कंसीडर होता है। बात क्लियर है? तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन। इरेज करें। अब आते हैं बहुत बड़ा, छोटा, बड़ा, बहुत अच्छा सा क्रेब्स साइकिल की स्टोरी है, इरेज कर रहा हूं। स्टार्ट करता हूं फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट, क्रेब्स साइकिल। हेडिंग लिया मैंने यहां पर, Krebs cycle. It is also called tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid cycle.
Simple form it is also called TCA cycle. It is also called citric acid cycle. Citric acid CA cycle. एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स ने इन द फ्लाइट मसल सेल ऑफ पिजन। तो स्टार्ट करता हूं। इलुसिडेटेड या एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स इन फ्लाइट मसल सेल ऑफ पिजन। क्रेब्स साइकिल में, इसलिए इसका नाम भी क्रेब्स साइकिल रखा गया है साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है, तो सुनिएगा। इन क्रेब्स साइकिल, इन क्रेब्स साइकिल देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, या एसिटिल सिंपल, कोएंजाइम ए तो ब्रेक नहीं होगा। एसिटिल कोएंजाइम ए में मैं एसिटिल कंसीडर कर रहा हूं इनटू CO2 एंड H2O। ये एक जो है मैंने पॉइंट रखा डिफाइन करने के लिए क्रेब्स साइकिल में क्या होगा। दूसरा मैं बोल रहा हूं इन क्रेब्स साइकिल there is complete removal of all hydrogens from acetyl coenzyme A and given to NAD and FAD, nicotinamide adenine dinucleotide and फ्लेविन एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड। तो सुनिएगा, और ये दोनों which laterally participate in ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन in the form of reduced compound NADH2 and FADH2। सो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए हमें मिला लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन के बाद। उस दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए के पास जितने भी हाइड्रोजन है, अब उसका होगा फर्दर रिमूवल। क्रेब्स साइकिल में हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, कोएंजाइम को या जो है NAD और FAD को दिया जाएगा, और ये NAD और FAD कन्वर्ट हो जाएंगे NADH2 और FADH2, और ये बाद में पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS। सो क्रेब्स साइकिल का मेन मोटो है, साइंटिस्ट आ जाएगा यहां पर। क्रेब्स साइकिल का मेन मोटो है टू रिमूव ऑल द हाइड्रोजन, टू रिमूव ऑल द लेफ्ट हाइड्रोजन। पायरुविक एसिड के पास जितना हाइड्रोजन था उससे कुछ हाइड्रोजन निकाला गया, एसिटिल कोएंजाइम ए हमें मिला और वो हाइड्रोजन हमने NAD को दिया। अब एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करके जितना भी बचा खुचा इसके पास हाइड्रोजन है सबको रिमूव किया जाएगा। फाइनल ब्रेकडाउन होने वाला है। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो गया, और थोड़ा सा जो है ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन हमने लिंक रिएक्शन में कर दिया। अब फाइनल कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है एसिटिल कोएंजाइम ए का क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया दैट क्रेब्स साइकिल इट इज 10 steps cyclic process, 10 steps cyclic process that occurs still in mitochondria matrix, in matrix of mitochondria, इसके पहले मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। एंड फॉर क्रेब्स साइकिल
कंप्लीशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्रेब्स साइकिल में 10 के 10 स्टेप एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है और क्रेब्स साइकिल के ऑल द स्टेप्स में जो एंजाइम रोल प्ले करेंगे सारे एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट वन, नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं प्रोसेस में उसको मेंशन कराऊंगा। ऑल द enzymes involved in Krebs cycle, they are soluble in the matrix, they are present in the matrix except succinate dehydrogenase which is attached with the inner membrane of mitochondria। मेंशन करना मस्ट है, आगे हम कनेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला यहां पर all the enzymes of Krebs cycle are present in matrix। इसको एक लैंग्वेज और बोला जाता है, they are soluble in matrix except SDH, that is succinate dehydrogenase। ये एंजाइम क्या है आगे आएगा, डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज attached with inner membrane of mitochondria, so complete breakdown of acetyl coenzyme A water और कार्बन डाइऑक्साइड में और रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन acetyl coenzyme A, उस हाइड्रोजन को हैंड ओवर करेंगे जो है रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड बोल दो या कोएंजाइम के नाम पर NAD और FAD जो रिड्यूस्ड हो जाएंगे NADH2 FADH2 में और पार्टिसिपेट करेंगे फर्दर ETS में। क्रेब्स साइकिल होगा 10 स्टेप में साइक्लिक मैनर में, एंजाइम्स मैट्रिक्स सॉल्युबल है एक्सेप्ट वन एंजाइम। इरेज करके स्टोरी साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सो थोड़ा अच्छे से यहां पर ध्यान दीजिए, समझिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बनाया, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बना, 2 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल। सो ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये है ग्लाइकोलिसिस, ये है लिंक रिएक्शन। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर किया क्रेब्स साइकिल में, एसिटिल कोएंजाइम ए का क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले वेलकम करेगा OAA। बात ध्यान दीजिए, मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर दूं और आपको बोलूं 2 बार ये साइकिल होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, दोनों को साइमल्टेनियसली मैं क्रेब्स साइकिल में जो है यूज कर लूं। तो यहां पर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए को साथ में हम जो है क्रेब्स साइकिल में यूज कर रहे हैं, मतलब क्रेब्स साइकिल 2 बार चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं पर जो है एक एसिटिल कोएंजाइम ए से सारा साइकिल समझा देंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। मैं यहां पर 2 एसिटिल कोएंजाइम में लेके चल रहा हूं। इसके पहले मैं बता दूं, यहां पर ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, ग्लाइकोलिसिस में कोई भी कार्बन का रिलीज नहीं हुआ, ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन लिंक रिएक्शन में पहली बार 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बना है। पता है ना कहां बना है 2 NADH2? जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl कन्वर्ट हुए थे 1,3 BPGA, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने, और यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें मिला है। अब तक की स्टोरी यही है, बात समझिएगा। यहां पर एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर किया, इसको सबसे पहले पकड़ा, वेलकम किया OAA। किसने पकड़ा? OAA 2 मॉलिक्यूल,
4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड OAA ने रिएक्ट किया इसके साथ, एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ। एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिएक्शन हुआ, प्रोसेस को हमने नाम दिया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। इस कंडेंसेशन प्रोसेस में जो कोएंजाइम ए है, जो कोएंजाइम ए है, ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए वापस निकल जाएगा बाहर, और जब पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट लिंक रिएक्शन के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटिल कोएंजाइम ए वापस बनाएगा, तो वापस से कोएंजाइम ए उसके साथ रिएक्ट करके उसको स्टेबल बनाएगा। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड कंडेंस हो रहा है केवल और केवल एक्टिवेटेड एसिटिल के साथ, या केवल एसिटिल के साथ, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। इस कंडेंसेशन में एसिटिल कोएंजाइम ए के पास जो कोएंजाइम ए है वो बाहर निकाल दिया जाएगा लिंक रिएक्शन में वापस से पार्टिसिपेट करने के लिए। 4 + 2 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट मुझे मिला सिट्रेट। क्या मिला? प्रोडक्ट हमें मिला सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। ये 6 कार्बन का श्योरली प्रोडक्ट होगा, नो डाउट, क्योंकि रॉ मटेरियल में 4 + 2 6 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी हमें 6 कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन किया या करवाया सिट्रेट सिंथेज ने, या कहीं कहीं पर नाम देते हैं सिट्रेट सिंथेज या सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, और यहां पर वाटर का 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा इस प्रोसेस में, वाटर का 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। सो कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विथ एसिटिल में 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ, सिट्रेट सिंथेज ने प्रोसेस परफॉर्म किया। मिला मुझे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 6 कार्बन का सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। थोड़ा सुनिएगा, दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, hence cycle called citric acid cycle। ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। ध्यान दीजिएगा, ये सिट्रिक एसिड या सिट्रेट 2 स्टेप में आइसोमेराइज हो जाएगा, 2 स्टेप में आइसोमेराइज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, 2 स्टेप में आइसोमेराइज होगा आइसोसिट्रेट में। सबसे पहले एक अनस्टेबल सिट्रेट सबसे पहले कन्वर्ट होगा अनस्टेबल सिस अकॉनिटेट में। और सुनिएगा, सिस अकॉनिटेट 6 कार्बन के कंपाउंड में ये एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड है जो सिस अकॉनिटेट है, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। ठीक है, सो यहां पर सिट्रेट का आइसोमराइजेशन हुआ आइसोसिट्रेट में। पूरे स्टोरी में केवल हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ, ये आप सुन के समझ के रखिए, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ। क्या किया, यहां पर हमने सिस अकॉनिटेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो डिहाइड्रेशन हुआ, और सिस अकॉनिटेट जब जो है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रेशन किया गया प्रोसेस का। ठीक है, सो सिट्रेट ये गया डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, सॉरी, नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में। ध्यान दीजिएगा, ये गया डिहाइड्रेशन प्रोसेस में। और नेक्स्ट हुआ इसका हाइड्रेशन। ठीक है, हमने सिट्रेट से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाला, अनस्टेबल जो है सिस अकॉनिटेट बना, और वो तुरंत कन्वर्ट हो गया हाइड्रेशन प्रोसेस करके आइसोसिट्रेट में। यहां पर एंजाइम का नाम है अकॉनिटेज, यहां पर भी एंजाइम का नाम है अकॉनिटेज, और ये आयरन डिपेंडेंट एंजाइम है, इसको कंट्रोल कर रहा है आयरन। अब आइसोसिट्रेट एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और सबसे पहली बार
पूरे साइकिल में सबसे पहली बार हो रहा है ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। सो आइसोसिट्रेट से हम निकालेंगे हाइड्रोजन, आइसोसिट्रेट से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, ये पकड़ के चलिएगा, 2 मॉलिक्यूल, मैं तो मॉलिक्यूल साथ में लेके चल रहा हूं। आइसोसिट्रेट का हुआ डिहाइड्रोजनेशन, 2 हाइड्रोजन निकला, उसको पकड़ा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD ने और बनाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, हमें रिड्यूस्ड कंपाउंड मिला। 2 हाइड्रोजन हमने यहां पर निकाल लिया, हमने यहां पर 2 हाइड्रोजन निकाल लिया। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, आइसोसिट्रेट का हमने किया है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकालना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन निकालना, और हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और निकाला है आइसोसिट्रेट से, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड का किया डिहाइड्रोजिनेशन, हमें प्रोडक्ट मिला, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिला ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या मिला? ऑक्सैलोसक्सिनेट। कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसलिए 6 कार्बन का रहेगा, 2 मॉलिक्यूल बना, और ये अनस्टेबल कंसीडर होता है, अनस्टेबल। ठीक है, और ये अनस्टेबल ऑक्सैलोसक्सिनेट तुरंत ही करेगा पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। 2 ऑक्सैलोसक्सिनेट है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन निकालेगा? डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला ऑक्सैलोसक्सिनेट का, तो पूरा नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी डिकार्बोक्सिलेज। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सबस्ट्रेट प्रोसेस को बोलेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। अब हमने 6 कार्बन के ऑक्सैलोसक्सिनेट से 1 कार्बन निकाल दिया, जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड अल्फा KGA, 5 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि हमने 6 कार्बन के कंपाउंड से 1 कार्बन निकाल दिया। सो हमें डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद स्टेबल प्रोडक्ट मिला 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा KGA, और ये अल्फा KGA नेक्स्ट में करेगा ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन एक साथ। तो सुनिएगा, इससे मैं ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन एक साथ होगा अल्फा KGA का, मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा 2 मॉलिक्यूल से, साथ में 2 हाइड्रोजन निकलेगा, उस 2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा NAD, बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। और इस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कोएंजाइम A भी ऐड किया जाएगा, कोएंजाइम A भी ऐड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर हमने प्रोसेस किया है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया ऑफ द अल्फा KGA, हमें मिला सक्सिनिल, अनस्टेबल सक्सिनिल मिला, और इस अनस्टेबल सक्सिनिल के साथ जुड़ गया कोएंजाइम A, और स्टेबल सक्सिनिल कोएंजाइम A प्रोडक्ट मिला। 5 कार्बन का था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल थे, दोनों मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाला, तो जो सक्सिनिल कोएंजाइम A मिला श्योरली ये 4 कार्बन का होगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम है अल्फा KGA डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अल्फा KGA डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कुछ प्रोसेस सुना देखा लग रहा है क्या ऐसा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, हाइड्रोजन भी निकला, और कोएंजाइम A प्रोसेस में ऐड किया गया। यहां पर हुआ था ना लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड का भी हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया और कोएंजाइम A ऐड किया, तभी तो मिला था एसिटिल कोएंजाइम A। और यहां पर पायरुविक एसिड का
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जिस एंजाइम ने किया वो भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम था और उसके पास भी बहुत सारे हिडन एंजाइम और कोफैक्टर थे, सेम यहां पर भी है। तो सुनिएगा, ये जो अल्फा केजीए एंजाइम है, ये इसके पास डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके पास डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। सक्सिनिल को एंजाइम ए मिला तो इसके पास सक्सिनाइलेज भी है, जैसे यहां पर एसिटाइलेज भी एसिटिल की वजह से हमने मेंशन किया था, सक्सिनाइलेज भी है। मैग्नीशियम है, यहां पर लिपोइक एसिड है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट है, NAD है, ये सबको एंजाइम ए है। बात समझा? सो कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन साथ में। अब थोड़ा सुनिएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए नेक्स्ट में हाइड्रेशन किया जाएगा, इसका किया जाएगा हाइड्रेशन। यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मैं बताऊंगा ऐसा मैं काउंटिंग क्यों कर रहा हूं। 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाएंगे और यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, यहां प्रोसेस को वाटर ऐड करने की वजह से हमने बोला हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ। और एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज, ये थोड़ा यूनिक एंजाइम है, एज इट इज समझना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर सक्सिनिल, ध्यान दीजिएगा, सक्सिनिल, इस एंजाइम का नाम रख रहा हूं मैं, सक्सिनिल थायोकाइनेज, सक्सिनिल थायोकाइनेज। सक्सिनिल थायोकाइनेज ने सक्सिनिल कोएंजाइम ए से, सक्सिनिल थायोकाइनेज ने सक्सिनिल कोएंजाइम ए से निकाल दिया कोएंजाइम ए। क्या किया? कोएंजाइम ए निकाल दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए निकाल दिया। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए वापस पीछे वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। सक्सिनिल कोएंजाइम ए को ब्रेक किया गया, कोएंजाइम ए को वापस फेंक दिया गया। सक्सिनिल थायोकाइनेज ने सक्सिनिल के साथ वाटर ऐड किया, प्रोडक्ट हमें मिला सक्सिनेट, यहां पर थोड़ा एक यूनिकनेस है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट मिला हमें 4 कार्बन का, यहां पर सबस्ट्रेट लेवल एटीपी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबस्ट्रेट लेवल एटीपी मिलेगा। मैं एक स्टोरी यहां पर समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। यहां पर क्या होगा, यहां पर सक्सिनिल थायोकाइनेज जब सक्सिनिल बॉन्ड को एंजाइम ए को कट करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को जीडीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीआई को छोड़ेगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी और इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीआई को पकड़ेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी और मिलेगा मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ये प्रोसेस समझिएगा। यहां पर जो है जीटीपी सबसे पहले बनेगा, लेकिन जीटीपी अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जीटीपी को यूज नहीं किया जा सकता है, तो जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। सक्सिनिल को एंजाइम ए को जब तोड़ा जाएगा, सक्सिनिल को थायोकाइनेज एंजाइम के थ्रू जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को जीडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के जीटीपी बनाने में यूज करेगा और जीटीपी अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वापस ही अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जिसको जोड़ा था वो रिलीज कर देगा, जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, वापस प्रोसेस आईपी के साथ जुड़ने के लिए रेडी है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला उसको एडीपी के साथ कंबाइन करके जीटीपी एटीपी बना लेते हैं। ये है एक जो है, पहले जीटीपी बना और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में, ये स्टोरी एक है। दूसरा सुनिएगा, प्लांट्स में डायरेक्ट इस प्रोसेस में एटीपी बनता है और एनिमल्स में, प्लांट्स में डायरेक्ट एटीपी बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए का फर्दर ब्रेकिंग में, और एनिमल्स में जीटीपी बनता है, वो कन्वर्ट होता है बाद में एटीपी में। ये एक दूसरा जो है नजरिया है इस स्टोरी को देखने का। तो एक स्टोरी जो है, सिंपल शॉर्ट स्टोरी क्या है कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को यूज किया जाएगा जीटीपी और आईपी को जोड़ के जीटीपी बनाने में, और जीटीपी ये जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल के एटीपी फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा और वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जीटीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी।
तो यहां पर इस प्रोसेस में जीटीपी बनता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। यहां पर इस प्रोसेस में एटीपी भी बनता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। इस प्रोसेस में पहले जीटीपी बनेगा और वो कन्वर्ट होगा एटीपी में, या इस प्रोसेस में जो है एटीपी डायरेक्ट बनेगा। अगर एटीपी डायरेक्ट बनेगा बोल दिया गया तो समझ जाना प्लांट में, और पहले जीटीपी बना वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ तो ये एनिमल की स्टोरी हो जाएगी। बात ठीक है। सक्सिनेट का हम यहां पर थोड़ा सुनिएगा, सक्सिनेट का हम यहां पर करेंगे तीसरी बार होने वाला है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन। पहली बार अकेले में हुआ आइसोसिट्रेट का, दूसरी बार डिकार्बोक्सिलेशन के साथ डिहाइड्रोजिनेशन किया, और तीसरी बार जो है सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सक्सिनेट का करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन को यहां पर पकड़ने वाला हट के है 2 मॉलिक्यूल ऑफ FAD, और ये बना लेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। द हाइड्रोजन रिमूव्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सिनेट, उस हाइड्रोजन को इस पर्टिकुलर प्लेस पर पकड़ेगा सक्सिनेट FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहां पर प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन, चाहे बोल दो डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। काम किया है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वही एंजाइम है, बाकी एंजाइम को छोड़ के हुए डिहाइड्रोजिनेज SDH, ये वही एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल का एक्सेप्शन एंजाइम है। ये एंजाइम जो है सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, बना रहा है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा, कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसलिए 4 कार्बन। पॉइंट समझा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को देगा FAD को, उसका जो है पार्टनर है, उसका इनबिल्ट सिस्टम है, मान सकते हैं। अब ये फ्यूमरेट, सुनिएगा, ये फ्यूमरेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। फ्यूमरेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में या मैलिक एसिड में। और सिंपली मैंने फ्यूमरेट का किया, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट का किया हाइड्रेशन, मैंने यहां पर वाटर डाला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाला, और एंजाइम वेरी सिंपल, फ्यूमरेज एंजाइम। फ्यूमरेज एंजाइम ने फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट का किया हाइड्रेशन, बन गया मैलेट। हाइड्रेशन हुआ, मैलेट का 2 मॉलिक्यूल बना, मैलेट का 2 मॉलिक्यूल बना, 4 कार्बन का, कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। और हम अब फाइनल मैलेट का या मैलिक एसिड का 4th टाइम करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, और हमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए का जो एक्सेप्टर है OAA वापस मिल जाएगा। सो यहां पर हमने 2 NAD के थ्रू 2 हाइड्रोजन को पकड़वाया, बनवाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ठीक है, प्रोसेस को हमने नाम दिया, कौन सा प्रोसेस है? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन नो डाउट करेगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कर रहा है डिहाइड्रोजिनेशन मैलिक एसिड का। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज या मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज वापस जो है इन द मैट्रिक्स जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है, जिसके लिए पहला एक्सेप्टर OAA 4 कार्बन का कंपाउंड वापस रीजनरेट होना ही चाहिए। अदरवाइज एसिटिल कोएंजाइम ए को नेक्स्ट टाइम कंडेंस करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड अवेलेबल नहीं रहेगा। मैट्रिक्स में ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर में ऑक्सैलिक एसिड है, रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस को साइक्लिक मैनर में होना पड़ा। ध्यान दीजिए, 4 बार हमने हाइड्रोजन निकाला और 2 बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, और ऐसे में पूरी तरीके से एसिटिल कोएंजाइम ए के पास जितना भी हाइड्रोजन था, सारे हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल लिया, सारे हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया। पहला डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर हुआ, पहला डिकार्बोक्सिलेशन ये है, दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन ये है, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन ये है, उसके बाद तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर हुआ, और चौथा डिहाइड्रोजिनेशन लास्ट में हुआ। 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन। एसिटिल कोएंजाइम ए
कि एक मॉलिक्यूल के पास 2 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल के पास 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को 4 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमने उड़ा दिया, मतलब पूरा तोड़ दिया। 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहां कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, सो ये था पूरा क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में जो हो रहा है, होता रहेगा। मैंने 2 साइकिल पैरेलली लिया है। ठीक है, यहां पर कोई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं है, सीधा सीधा ये साइकिल है। और इस साइकिल में बात ध्यान देने वाली है, इकलौता कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो 5 कार्बन का है वो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके पहले जितने भी कंपाउंड है 6 कार्बन के, और उसके बाद जितने भी कार्बन कंपाउंड है 4 कार्बन के। बात पकड़िएगा, मेरी बात पकड़िएगा। जितने भी 6 कार्बन के कंपाउंड मेंशन कर रहा हूं, ऑल 6 कार्बन कंपाउंड्स, ऑल 6 कार्बन कंपाउंड जो सिट्रिक एसिड साइकिल में, टीसीएस साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, या क्रेब्स साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं। क्रेब्स साइकिल में इनिशियली जितने भी 6 कार्बन के कंपाउंड है, दे हैव 3 COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं यहीं पर जस्टिफाई कर सकता हूं कि सिट्रेट जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये 6 कार्बन का कंपाउंड, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या मैं आगे भी बोल सकता हूं जितने भी कंपाउंड है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 10 ऑल द 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। All the 6 carbon compound have 3 carbons, उस पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इनको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिट्रेट, सिसकोनिटेट या आइसोसिट्रेट और जेलोसक्सिनेट, ये सब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए साइकिल को हमने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला। या सिंपल सिट्रेट 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैरी करता है, इसलिए हमने बोला ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, सो पहला स्टेप कंडेंसेशन, जहां पर वाटर यूज हुआ, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रेब्स में 1, 3, 7 and 9 इन स्टेप्स में देयर इज यूज ऑफ वाटर, इन 4 स्टेप्स में हाइड्रेशन हुआ, और केवल सेकंड स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ। बात याद रखिएगा, ओनली सेकंड स्टेप में हुआ जो है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो 4 जगह पर हाइड्रेशन, 1 जगह पर डिहाइड्रेशन, 4 जगह पर डिहाइड्रोजिनेशन, 2 प्लेसेस पर डिकार्बोक्सिलेशन, एक्सेप्टर वापस रीजनरेट हो गया सारा। तो सुनिएगा, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, C6H12O6, 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन। तो मतलब मुझे पूरी तरीके से ग्लूकोज को तोड़ना है, तो 6 कार्बन निकलने चाहिए, या 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने चाहिए। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला क्रेब्स में, 2 के लैंग्वेज में। 1 के लैंग्वेज में 1 कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में, एज 2 पाइरुवेट बना है, इसलिए मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे बाद में। पॉइंट समझा? यहां पर मैट्रिक्स में 1 पाइरुवेट अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, तो 1 NAD यहां, 3 NAD यहां, 1 FAD यहां, तो पाइरुविक एसिड का पूरा स्टोरी अगर मैं लिंक रिएक्शन और क्रेब्स को जोड़ के बोलूं, तो 4 NADH2 और 1 FADH2 1 पाइरुवेट के लैंग्वेज में, या 4 का डबल 8 NADH2 और 2 FADH2 पूरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइकिल था, इरेज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सो जल्दी से जो है थियरी फटाफट समअप कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल ध्यान दीजिएगा,
पहला स्टेप लिया मैंने यहां पर कंडेंसेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड, इट इज फर्स्ट एसिटिल कोएंजाइम ए एक्सेप्टर प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस या रिजल्ट्स कुछ भी लिखे, प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, 6 कार्बन का कंपाउंड, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, ठीक है, मेंशन कर देते हैं 2H2O यूज्ड। पहला स्टेप हो गया और इसी के बेसिस पर मैंने जस्टिफाई कर दिया है क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल, क्यों ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वगैरह। दूसरा स्टेप लेते हैं यहां पर सिट्रेट आइसोमेराइज्ड इनटू आइसोसिट्रेट वाया सिस अकॉनिटेट, जो है इंटरमीडिएट है या अनस्टेबल बोल दीजिए, इंटरमीडिएट या अनस्टेबल, बाई जो है सिस अकॉनिटेज एंजाइम, इसके लिए आयरन चाहिए Fe++। ठीक है, यहां पर इनिशियली टू वाटर रिलीज्ड, इनिशियली ऐसे लिख दे, इनिशियली डिहाइड्रेशन 2 वाटर यूज किया एंड देन हाइड्रेशन 2 वाटर यूज किया, रिलीज किया और यूज किया। बात ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं। आइसोसिट्रेट का हमने किया डिहाइड्रोजिनेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस ऑक्सैलो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये भी अनस्टेबल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 फॉर्म हुआ इस प्रोसेस में। उसके बाद हमने चौथा स्टेप लिया यहां पर ऑक्सैलो सक्सिनेट का हुआ डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सैलोसक्सिनेट का हुआ डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम मैं साइकिल में मेंशन कर चुका हूं, तो यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। जो है मिला अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल 5 कार्बन का जो है एंड -2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा KGa, 2 अंडरस्टूड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का हमने किया जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और हमें मिला जो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए और यहां पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर मेंशन करना चाहें तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए का हमने किया हाइड्रेशन, बना सक्सिनेट। ठीक है, और इस स्टेप में हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू GTP जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ATP में जो है, तो हमें सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ATP बना। ठीक है, 8वें में हमने क्या किया, हमने सक्सिनेट का किया डिहाइड्रोजिनेशन
डिहाइड्रोजनेशन, हमें मिला फ्यूमरेट, हमें मिला फ्यूमरेट और मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, नॉट NADH2, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हमें 9th स्टेप में फ्यूमरेट का हमने किया हाइड्रेशन वाटर यूज किया, मिला हमें मैलिक एसिड। और 10th स्टेप में हमने किया मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन और हमें फर्स्ट एक्सेप्टर मिल गया OAA और यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये एक समरी मैंने दे दिया, ज्यादा डिटेल में बोलने का कोई मतलब नहीं, टाइम पास होगा, समझा दिया है, जो है रिपीट भी रिवाइज भी कर दिया है। तो ये सारा स्टोरी था क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, कुछ और पॉइंट मेंशन करके क्रेब्स साइकिल को फिनिश कर लेते हैं। देखिएगा प्लीज, जल्दी से सम अप कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल का। मैंने बोला क्रेब्स साइकिल में 4 टाइम्स हाइड्रेशन करवाया गया, मेंशन कर दिया था 1, 3, 7 एंड 9 स्टेप्स में, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम हमेशा 2 का लैंग्वेज लेके चलेंगे, सिंपल जो है, बट बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अगर एक जो है स्टील को एंजाइम ए जाएगा क्रेब्स साइकिल में, एक स्टील को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 प्लेस पर यूज होंगे, ऐड किए जाएंगे। और अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टील को एंजाइम ए जाएगा तो यही 4 स्टेप्स में 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 8 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, सॉरी ऐड होंगे। अच्छा, 1 टाइम डिहाइड्रेशन, 1 टाइम डिहाइड्रेशन, वो भी सेकेंड स्टेप में, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। और क्या हुआ, 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हुआ, 4 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें जो है 3 प्लेसेस पे 3 टाइम आउट ऑफ 4 यहां पर मेंशन कर सकते हैं। 3 टाइम्स NADH2 का फॉर्मेशन हुआ एंड 1 टाइम FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 1 टाइम FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये पूरा समअप था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सक्सिनिल कोएंजाइम ए और सक्सिनेट के बीच में हुआ, जहां पर हमें जीटीपी के 2 मॉलिक्यूल, जो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबस्ट्रेट लेवल पर हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी मिला। बाद में ये जो NAD और FADH2 है, अगर मैं इंटू 2 करूं तो यहां पर 6 NADH2 और मिलेगा 2 FADH2। एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 6 × 3 जो है 18 ATP NADH2 से, और एक FADH2 से 2 ATP मिलता है, तो 2 × 2 = 4 ATP। 2 × 2 = 4 ATP, 18/22 ATP हमें मिलेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में 22 ATP मैं काउंट करवाऊंगा आगे अच्छे से, बहुत अलग अलग तरीके से विल मेंशन करना पड़ता है तो कर दे रहा हूं। एक NADH2 यहां पर याद रखिएगा, एक NADH2 = 3 ATP, कैसे मैं बताऊंगा। एक FADH2 = 2 ATP, कैसे, नेक्स्ट जो है स्टेप वही होगा। ठीक है, 2 साइकिल कंसीडर कर रहे हैं तो हमें इंटू 2 कंसीडर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एटीपी अगर काउंट करवाया जाए
तो उसमें हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों को काम करते हैं। तो 22 + 2 24 एटीपी ओवरऑल। केवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या रिड्यूस्ड कंपाउंड से 22, केवल सबस्ट्रेट लेवल पर कितना होगा जो है 2 एटीपी। बात समझा कि नहीं। और यहां पर लिंक रिएक्शन की बात करें तो वहां पर भी 2 NADH2 बना था, 2 NADH2 से 6 ATP हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 22 28 और ये 2 GTP हो जाएगा 30 ATP मैट्रिक्स में मिला। मैं बताऊंगा अच्छे से, ये जस्ट समरी कर ले रहा हूं। बाकी 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में इंटू 3 6 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो 30 और वो 36 और 2 ATP यूज किया था ग्लाइकोलिसिस में, 4 प्रोड्यूस किया था, तो उसका 2 माइनस कर लेंगे। नेट सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ही 38 ऐसी काउंटिंग होगी। ज्यादा घबराने और समझने की बात नहीं है। यहां पर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ तो मोटा मोटा याद रखिए, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिला है हमें रिड्यूस्ड कंपाउंड के नाम पर। लिंक रिएक्शन में भी हमें 2 NADH2 मिला है और क्रेब्स में हमें मिला है 6 NADH2 और 2 FADH2। यहां पर मैंने बनाया 6 NADH2। अगर 2 साइकिल हम कैलकुलेट करेंगे तो कि 2 पाइरुवेट और 2 एसिटिल कोएंजाइम एक की स्टोरी है। तो ऐसे में अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 10 NADH2 और 2 FADH2 पार्टिसिपेट करेंगे। यही हाइड्रोजन के पास एनर्जी है। ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के थ्रू तोड़ा, तो ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन को हमने निकाला और उन हाइड्रोजन को निकाल के हमने ऑक्सीडाइज्ड NAD और FAD को दिया। वो ऑक्सीडाइज्ड NAD और FAD रिड्यूस्ड हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन हमने ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकिंग से निकाला, उनको रिड्यूस्ड कंपाउंड के पास पहुंचाया। अब यही रिड्यूस्ड कंपाउंड जाएंगे ETS में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, वहां पर हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। बताएंगे हम, बहुत अच्छा स्टोरी। यहां पर वापस से पीटर मिचेल का केमियोस्मोटिक थियरी आएगा, भर भर के ATP बनाएंगे। ठीक है, बाय द वे ये जो ATP काउंटिंग का स्टोरी है अभी का कोई बिजनेस नहीं है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ जाएगा। ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देन एनर्जी बैलेंस शीट के नाम पर। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन द नेम ऑफ फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फिनिश किया। देन हमने लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल अच्छे से समझा। क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप देख लीजिएगा। 5 का इकलौता कंपाउंड 5 कार्बन का जो है अल्फा KGA है, कितना है ATP कहां बना, कितना NADH2 कहां बना, सारी बातें समझ के रखिएगा। ठीक है, फिर जो भी छोटे मोटे खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है पूछना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।